हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 और जानेंगे लाइफ की बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस के बारे में जो हमारी शरीर के अंदर होती हैं। दिस इज पार्ट 1 और यहाँ चैप्टर 6 से शुरुआत होती है बायोलॉजी की। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर 6 को कुछ इंट्रोडक्शन के साथ, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हम बेसिकली इस चैप्टर में किस चीज़ से बातें करने वाले हैं, क्या बातें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन दैट व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम ये कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ जीवित है या कोई चीज़ जीवित नहीं है। अगर हम किसी डॉग को भागते हुए देखते हैं या किसी काऊ को कुछ चबाते हुए देखते हैं या किसी आदमी को गली में चिल्लाते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जीवित है, दे आर लिविंग बींग्स। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एनिमल सो रहा है या आप खुद सो रहे हो, इंसान जो भी है वो सो रहा है, तो आप कैसे बताओगे कि वो जीवित है? हम कहेंगे कि वो सांस ले रहा है ना, ब्रीथ कर रहा है, सो वो एक जिंदा है। लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे आप? प्लांट्स का कैसे पता करोगे? कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर प्लांट्स हरे भरे हैं इट मीन्स वो लोग अभी अलाइव हैं, जिंदा हैं। लेकिन उन प्लांट्स का क्या कहोगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं? तो हम कुछ लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि हरी से ये मतलब नहीं है, प्लांट में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। पहले सीड होता है और देन कितना बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक शॉर्ट ऑफ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक ग्रोथ रिलेटेड चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको हम एक कॉमन एविडेंस मान सकते हैं कि कोई चीज क्या है, अलाइव है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movements, so using visible movements as defining characters of life is not enough. इसलिए हमें क्या समझ में आया अब तक, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका पता भी नहीं पड़ता वो सांस ले रहे हैं, और प्लांट्स उनमें भी उस तरह के मूवमेंट्स नहीं दिखते हैं जैसे मूवमेंट्स हम दिखा पाते हैं। लेकिन फिर भी प्लांट्स भी जिंदा रहते हैं, अपना खाना भी बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, और हम कह सकते हैं प्लांट अलाइव हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि जिसमें मूवमेंट विजिबल है वो ही चीज अलाइव होगी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज। अगर कुछ मूवमेंट हो रहे हैं जो बहुत ही छोटे स्तर पे हो रहे हैं, मान लो बहुत ही छोटे स्तर पे मतलब मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, तो वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? अब एक बात बताओ, ये जो इनविजिबल होता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, क्या वो लाइफ के लिए जरूरी है? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अभी हमें तो नहीं पता क्योंकि हमने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप किसी पढ़े लिखे प्रोफेशनल से पूछोगे, बायोलॉजिस्ट से पूछोगे जो कि बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो आप कहेंगे कि हाँ, छोटे से छोटे ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम until they infect some cell, and that is partly why there is controversy about whether they are truly alive or not. जैसे आजकल कोरोना की बात बहुत चल रही, कोविड की बात बहुत चल रही, तो क्या है वो, एक क्या किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया है क्या? नहीं, वो एक वायरस है। तो वायरस के अभी क्या है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमें दिखता नहीं है, तब तक नहीं दिखता जब तक वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर देता। इसलिए एक तरह से कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है कि क्या वायरस अलाइव होते हैं, क्या जिंदा होते हैं कि नहीं होते, इस तरह से कंट्रोवर्सी चलती रहती है। Why are molecular movements needed for life? So क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजिस्ट ने कह तो दिया कि ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत क्यों है इस छोटे से मूवमेंट की जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. आप अभी क्लास 10th में हैं, लेकिन इससे पहले आप छोटे स्तर पे पढ़े, 6th में, then 7th, 8th, 9th में आपने और सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। तब आपने देखा कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना।
हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के और टिश्यू, फिर टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से। और सेल इतनी छोटी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, लेकिन देन ऑल्सो उसके अंदर भी और कंपोनेंट्स होते हैं जो फर्दर बहुत छोटे छोटे से होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। अब जिस प्रकार का हमारा इन्वायरमेंट है, इसके इफेक्ट्स के कारण जो ये ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है नेचर का, हमारे लिविंग स्ट्रक्चर का, वो ब्रेक होता रहता है टाइम टू टाइम। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर बी अलाइव। और अगर ये ऑर्डर एक बार को टूट गया तो हम अलाइव नहीं रहते, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव नहीं रहता है। So, living creatures must keep repairing and maintaining their structures. तो अगर आपको जिंदा रहना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, तो उसको क्या करना रहेगा? अपने जो उसका स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करते रहना पड़ेगा और मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर का। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे वो किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स भी मूव करते रहें हर टाइम। एंड यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कर रहा है, और ये मूवमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट हम रिपेयर रह सकें, मेंटेनेंस बना रहे हमारी बॉडी का, और हम अलाइव रहें। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो चैप्टर का आपका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसका मेंटेनेंस होना ही चाहिए, चाहे फिर वो कोई काम ना भी कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर काम नहीं भी कर रहे, तो भी मेंटेनेंस तो होना ही चाहिए। Even when we are sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. अगर आप नॉर्मली बैठे हैं, अभी बैठ के आप ये ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, या फिर क्लास में बैठे हुए हैं, घर में कहीं भी बैठे हुए हैं या सो रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर ये मेंटेनेंस बनते रहना चाहिए। The process which together perform this maintenance job are called life process. और ऐसी प्रोसेस जो साथ मिलके, क्योंकि एक प्रोसेस तो नहीं, बहुत सारी प्रोसेस है, तो इसलिए वो साथ मिलके क्या कर रही हैं? मेंटेनेंस की जॉब कर रही हैं। किसका मेंटेनेंस कर रही हैं? हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का, हमारी लाइफ का, हमारी जिंदगी का। इसलिए इनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, और यही हमारा चैप्टर है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रोडक्शन क्या है और ये लाइफ की प्रोसेस कौन सी है। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू बी प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब देखो, ये जो मेंटेनेंस वर्क हो रहा है ना, शरीर में बहुत सारी चीजें कभी खराब भी हो जाती है, उनका रिपेयर भी करना रहता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इस सब में लगती है क्या? एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? शरीर में तो बनती नहीं, उगती नहीं है। इसका सोर्स है आउटसाइड द बॉडी। हमें बाहर से कुछ ऐसा लेना पड़ता है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आए। So there must be process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside. A process we commonly call nutrition. तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे पहली बात तो हमें एनर्जी आएगी? फूड है। और फूड से जो एनर्जी आने की ये प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे देखेंगे, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर मान लीजिए आप इस स्टेज में हैं जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, स्पेशली टीनेज, जो अभी आपकी एज चल रही है,
तो आपको बहुत सारा ऐसा रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए होगा जिससे कि आपको अच्छी ग्रोथ मिले। सपोज अब जैसे कि अभी आपकी जो एज है इसमें आपकी हाइट बढ़ रही है, अभी आप अच्छा खाओगे तो अच्छी हाइट बढ़ जाएगी, है ना। और इसी टाइम अगर आपने कुछ नहीं खाया, नहीं देख रेख करी, तो उतना आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये होता है। Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. देखो, ये जो लाइफ है हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ पर, ये ज़्यादातर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल की है। तो ज़्यादातर जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, फूड सोर्सेस हैं, वो भी कार्बन सोर्स से मिली हुई हैं, हमें कार्बन बेस्ड है। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use different kinds of nutritional process. अब देखो, संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। हम तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं और मोटे स्तर पे एनिमल्स की करते हैं, बट एनिमल्स भी अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत कुछ हैं। तो उनकी जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशनल प्रोसेस डिफरेंट होती है। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. ठीक है, जो हम सोर्स है हमारी एनर्जी का, बाहर हमारे शरीर के बाद ही है सोर्स जिससे हम एनर्जी लेते हैं, तो वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। These source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecules the body needs to grow. अब देखो, इन्वायरमेंट में जो सोर्स मौजूद है एनर्जी का, वो किसी और फॉर्म में है। डायरेक्ट उस फॉर्म को हमारा जो शरीर है वो कंज्यूम नहीं कर पाता या किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं कर पाता। तो जब हम उसको लेते हैं अपने शरीर के अंदर, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे हमारा शरीर यूटिलाइज कर सकता है और अपने मॉलिक्यूल मूवमेंट को बढ़ा सकता है, सो दैट उससे हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क हो सके शरीर का। फॉर दिस a series of chemical reactions in the body are necessarily oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में हम उस सब्सटेंस को, जो भी हम बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं या फिर जैसा शरीर चाहता है उस फॉर्म में हम उसे ढालते हैं। तो इस प्रोसीजर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं क्लास 9, अभी 10th में केमिस्ट्री में पढ़ लिया है ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस के बारे में। मैंने बनाई है वीडियो, नहीं देखी तो देख लेना। तो उसके अंदर हमने समझ लिया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं, और ये रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है। तो ये कुछ कॉमन केमिकल मीन्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं। एंड फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑक्सीजन को यूज करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी ऑक्सीजन ही तो यूज करते हैं। समझ रहे हो आप? अभी आपको सब चीज समझ में आती जाएगी, धीरे धीरे समझते चलो। अभी भले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, आगे जैसे और चीजें सुनते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, और वो ऑक्सीजन से भी एनर्जी बनती है हमारे शरीर के अंदर, और हम ये भी देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन प्रोसेस टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन। देखो, यहाँ पर तुमने ऊपर में लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया था, अब यहाँ नीचे यहाँ पर रेस्पिरेशन आ गया, और यहाँ आपने न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज है, समझ के चलना। रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और फिर वो ऑक्सीजन सहायता कर रहा है ब्रेक डाउन करने में फूड सोर्सेज का। जो भी आपने खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करने में, उस फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, जिस फॉर्म में बॉडी उसको कंज्यूम कर सकती है फूड सोर्स को। ठीक है,
हमारी सेलुलर नीड्स के लिए, जो हमारी सेल्स की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स की, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ऑर्गन्स की ज़रूरत क्यों होती है? गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, टेकिंग ऑफ फूड, खाना के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। तो क्यों नहीं होती है ज़रूरत? क्योंकि जो इनका इंटायर सरफेस होते हैं इनका बॉडी का, ऑर्गेनिजम्स की, वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, कॉन्टेक्ट में होता है इन्वायरमेंट के। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर मान लीजिए अभी तो सिंपल है इनका जो भी बॉडी डिज़ाइन है, जब ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और जब ये ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो क्या होगा? जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स और हम खुद, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और जो सारे सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल। तो इसीलिए मल्टी सेलुलर की बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो सकते हैं सेल की। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in functions they perform. हमने देखा है ये पहले क्लासेस में कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लाइक हम भी, ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स बड़े बड़े, उनके अंदर अलग अलग क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके अपने कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और हमने देखा है कि किस प्रकार से इन टिश्यूज का, सेल का, ऑर्गन्स का ऑर्गेनाइजेशन किया है बॉडी के अंदर। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. तो ये कोई सरप्राइज करने की बात नहीं है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं या खाना लेते हैं, ये भी किसी न किसी टिश्यू का स्पेशलाइज्ड काम होगा। Now, however, this poses a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all the parts of the body carrying food and oxygen from. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब देखो, खाना और ऑक्सीजन ये कोई एक ही टिश्यू लेता होगा, किसी एक ही ऑर्गन का काम होगा ये करने का, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारे पूरे शरीर में है। तो अब उस एक जगह से पूरे शरीर में खाना और ऑक्सीजन को फैलाया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. अब देखिए, ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कार्बन सोर्स के द्वारा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा खाना है वो कार्बन बेस्ड होता है, कार्बन सोर्स बेस्ड होता है, और जो ऑक्सीजन है, जब इनके केमिकल रिएक्शन होते हैं तो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल भी होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो उन्हें शरीर से बाहर फेंक देना ही बेटर है। तो उसे हम जो अपने शरीर से ये वेस्ट बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। Again, if the basic rules for body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. देखो, अब जैसे कि हम इतनी देर से देख रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर रूल फॉलो किए जाए पूरे तरीके से, तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए भी कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा और इस वेस्ट को
जो भी निकल रहा है केमिकल रिएक्शन से उसको सेल्स से दूर करके बाहर फेंक देगा बॉडी के। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इन एक एक प्रोसेस को जो हमारे शरीर के अंदर होती है वन बाय वन देखेंगे एंड मिलेंगे सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर के। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, थोड़ा भी आपको फायदा मिलता है तो लाइक ज़रूर करके जाना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।